आप मुझे ये बताइए कि फिर वीडियो कॉल में फिर वो घर पे दिखाने फिर मैंने उनको घर दिखाया अपना। फिर उन्होंने बोला कहने लगे नहीं 360 डिग्री में दिखाइए। मैंने 360 डिग्री में अपना पूरा कमरा दिखाया जहाँ पे वो था। फिर उन्होंने बोला कि ऐसा है, एक दरवाज़ा खुला है। मैंने कहा सर वो बाहर से बंद है, मतलब बंद है मेन उसका। नहीं आप उसका वो भी बंद कर दीजिए, वो रोशनी नहीं आनी चाहिए बाहर वाली, क्योंकि 12:15 थे तो दोपहर का वक्त था, धूप थी। तो मैंने कहा ठीक है बंद कर देती हूँ मैंने। और उन्होंने कहा मुझे दिखाते हुए बंद करिए। मैंने उनको दिखाते हुए बंद किया। फिर बोला कि इसमें पर्दा ऐसे पर्दा भी बंद करिए। तो मैंने कहा पर्दा भी बंद कर देती हूँ। मैंने कहा कहने लगे आप फिर से कमरा दिखाइए, और आपके बीच में कहीं हाथ की भी ऐसी वाली मूवमेंट नहीं होनी चाहिए जिससे मुझे लगेगा आप किसी से कांटेक्ट कर रही हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल मैं लेके बैठी हूँ। इस बीच उन्होंने मेरा 2 मिनट को कॉल होल्ड कराया था और बोला था हर 10 सेकेंड पे बोलते रहिए आई एम हियर सर, क्योंकि अगर आपने जैसे तोड़ा हम समझ जाएंगे आपने किसी से कांटेक्ट किया है और आपका ये जो आपने करवाया है पूरा रिकॉर्ड ये आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो मुझे लगा कि मैं जांच में सपोर्ट कर रही हूँ तो मैं ये सारा करती गई। क्या आई एम हियर सर मैंने 2 मिनट तक बोला। मैंने उनसे बोला भी सर 9 सेकंड 10 सेकंड के लिए घड़ी उठा लेती हूँ अपनी रिस्ट वॉच। नहीं आप स्काइप के ऊपर देखिए टाइमर चलता रहता है। तो मैंने गौर किया स्काइप पे टाइमर चलता रहता है आपका कॉल रिकॉर्ड। कुल मिला के अब इस स्टेज पे आप डिजिटली अपने घर में अरेस्ट हो चुकी थी। बिल्कुल। आगे फिर क्या हुआ? वो मुझसे सारी चीज़ें पूछ रहे थे, लेकिन उनके पास मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा थी। मैं ऑफिस किस व्हीकल से जाती हूँ, किससे आती हूँ, मेरी ऑफिस की टाइमिंग क्या है उन्हें पता थी, और मेरा रोज़ का खर्चा कितना है उन्होंने वो भी मुझे गिन के बता दिया। और मुझे सिर्फ रोज़ाना के 500 से 5,000 रुपये निकालने की परमिशन थी। और जितने भी मुझे ट्रांजैक्शन करने थे जो मुझे डिजिटल ही करने थे, कैश में करने नहीं थे, और उसका मुझे स्क्रीनशॉट उनको भेजना था और वो स्काइप के मैसेज पे भेजना था। वो मुंबई पुलिस पे जा रहा था। तो मैं वहाँ के लिए भी राज़ी थी कि ठीक है सर, और ये नेशनल सीक्रेट है, मैं इसमें साथ दे रही हूँ। और लास्ट तक वो आपको जो ले जाते हैं वहाँ पर फिर वो कहते हैं अच्छा मैं अपने सीनियर के पास जा रहा हूँ कॉल लेके, ये अब वीडियो कॉल में मेरा चेहरा थोड़ी देर को हटेगा। तो मैंने कहा ठीक है सर। वो जो 2 मिनट का होल्ड था वो इसी के लिए था। फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, वो आगे 2 मिनट के बाद क्या वो फिर चेहरा आता ही नहीं है। एक तरह से वो चले भी गए, लेकिन आप उनके ट्रैप में फिर उनके सीनियर बात कर रहे हैं, पीछे से कंट्रोल रूम से बात आ रही है, और वो पूरा वो माहौल बना रहे हैं कि जैसे एक क्रिमिनल मिल गया है, इसे कहीं से पकड़ो। तो मुझे खुद को लग रहा था कि अभी बस थोड़ी देर के बाद बहुत से लोग आके मुझे यहाँ से अरेस्ट करके ले जाने वाले, कि हालात यहाँ तक थे। फिर वो थोड़ी देर बाद आते हैं, फिर कहते हैं कि हमने आपका ये रिकॉर्ड कर लिया है, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। प्रोसेस 1.5 घंटे का था, 30 मिनट वो कुरियर वाला चला, और उन्होंने बोला ऐसा करिए अब आप कॉल रख दीजिए क्योंकि आपको हर 2 घंटे के बाद मुझे रिपोर्ट भेजनी है, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। और तो मैंने कहा ठीक है सर, आपको जो ज़रूरत हो, जो सैंपल ज़रूरत हो, मैं मुंबई भी आ सकती हूँ, मैं आपका सपोर्ट करूँगी। कहेंगे ठीक है, ये ध्यान रखिएगा ये नेशनल सीक्रेट है, किसी से जिक्र भी किया तो जिस इंसान से जिक्र करेंगे उसको भी 2 साल की उसकी जेल होगी, सज़ा होगी, और बाकी जो पेनल्टी लगती है वो लगेगी, और ये सेम आपके साथ भी होगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आप इतना बड़ा स्कैम कर रहे हैं, आप खोल रहे हैं, पता कर रहे हैं तो ठीक है। और उन्होंने बोला जो हिना खान और पंजापति सईद या सैयद जो भी थे, उनके साथ जो जो कनेक्शन थे वहाँ मेरा नंबर, मेरा आधार उनके साथ उनके जांच में निकल आया था। तो उनके हिसाब से मैं मनी लॉन्ड्रिंग भी कर रही थी। उसके बाद बातचीत कॉल उन्होंने खुद बोला कि आप रख दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है मैं रख दूँ सर। कहने लगे हाँ अब आप रख दीजिए। पर ये रखने के बाद वो इतना टॉर्चर कर रहे होते हैं कि मैं उस वक्त भी रो रही थी क्योंकि बहुत टॉर्चर कर चुके थे, और मेरी अपनी शक्ल आप वीडियो कॉल पे दिखती है, मैंने खुद को भी देखा था रोते हुए, और उसके बाद भी मेरा पूरा मेंटल जो है आपका बैलेंस है ना वो हिल चुका होता है। यही हम जानना चाहते हैं कि मतलब क्या आप उस टाइम सोच रहे होते हैं, भागने की नहीं सोच रहे होते हैं। आपको जो इमेजिन होगा, जो मुझे लग रहा था कि मेरे आसपास नहीं 4-5 लोग बैठे हुए हैं, मुझे लगातार देख रहे हैं, मैं अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट करूंगी तो वो मुझे टोक देंगे जैसे वो कर रहे थे लगातार। मैं किसी से बात करूंगी और मेरे सारे फ़ोन कॉल उन्होंने खुद बोला था कि सब रिकॉर्डिंग पे है, आप पूरी तरह से ट्रेस की जा रही हैं, तो कहीं ऐसा मूवमेंट मत करिएगा। तो मैं पहले सोच रही थी कि मुझे क्या क्या करना है। फिर मैंने खुद को मान लिया था कि मैं फंस गई हूँ इन सारे केसेस में निकलने में। मैं अगर कितना भी जोर लगाऊं, मैं सही हूँ, साल भर लग जाते हैं आपके, बहुत लॉ प्रोसेस थोड़ा स्लो है हमारा। मतलब आप इस मेंटल स्टेटस तक पहुंच गई थी कि मैं फंस चुकी हूँ और मुझे खुद को साबित करने में लगाने हैं सालों। या फिर अगर बचने के लिए कुछ देना लेना हो तो दे दूंगी। नहीं, मुझे था कि मैं जो आप लॉ के तौर पे जाएंगे ना, जितने केसेस हमने बड़े छोटे देखे, अभी तो आप सुकून में हैं। उस वक्त जब आप डिजिटल अरेस्ट हो हाँ, गई, उस टाइम मुझे यही था कि कुछ दे मेरे सालों जाने वाले हैं
और ये सालों जाने में मेरा बहुत चला जाएगा, चाहे लास्ट में ही निकल के आ जाए कि मैंने कोई चीज़ नहीं की। तो अगर उस वक्त ये होता कि कुछ ट्रांजैक्शन आपको करना है इतना उतना, तो आप करने की स्टेज में थी, लिया दिया गया था आपको? नहीं, वो आप सोचने की स्टेज में ही नहीं होते। अगर शायद मेरे पास अकाउंट में, उन्होंने मुझसे पूछा आपके घर में कैश है, मैंने कहा नहीं। घर में सोना है, मैंने कहा नहीं। अब मैं हिप्नोटाइज थी या जो भी थी, क्योंकि नहीं था तो मैं जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन अगर होता तो मैं बोलती। और वो जिस तरह करा रहे थे, मैं शायद उनको खुद हाथ में, मुझे लगता है मैं कैश भी हैंड ओवर कर देती, मैं ट्रांजैक्शन भी कर देती, मैं सब कर चुकी होती। पर उस 2 घंटे में उन्होंने मुझसे कैश की डिमांड की नहीं थी। कॉल के बाद क्या हुआ फिर? कॉल के बाद मुझे ये लग रहा था, जितना उन्होंने मुझे एक्चुअली जलील किया था, सही शब्द ये है, उसके बाद मुझे लग रहा था मेरा सब खत्म है। मैंने कभी ज़िंदगी में इतनी अपने बारे में चीज़ें नहीं सुनी थी। मुझे लगा ड्रग्स रैकेट है मेरे घर में, मेरे ऑफिस, क्योंकि ऑफिस में ना आपका अगर ये प्रोसेस भी चलता है, कोई भी ऑफिस आपको थोड़ी देर के लिए उससे कहता है कि आप थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। वो ब्रेक क्या होता है हमें सही शब्दों में पता होता है। तो मुझे लगा मेरा करियर भी ख़त्म है, मुझ पर कौन यकीन करेगा। और ये लोग तो पुलिस वाले इतने सारे, मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ मेरा निकला है। और उसके बाद आपको वहां तक पहुंचा देते हैं ना कि आप थोड़ी देर को ये भी सोचते हैं कि ऐसा करते हैं, खुद का ही काम हम खत्म करके ना जिंदगी में बढ़ते हैं, क्योंकि इन केसेस से तो आप निकल नहीं सकते, पूरा जाल बिछा हुआ है और हर सेकंड आपको लगे ना कोई आपको देख रहा है। वो चीज़ बहुत डरावनी होती है। कॉल के बाद आपने फिर किसी को कॉल किया? मैं पहले अच्छा खासा हिली हुई थी। पहले तो आप बैठ जाते हैं एक सदमे में। मैं सही बात, इसके बाद मुझे ये लगा ही नहीं मैं घर से भागूं, कमरे से निकलूं, क्योंकि मुझे लगा हर जगह तो ये लोग फैले हुए हैं, हर जगह तो ये तार बिछे। मुझे ये फील आ रहा था कि तार बिछे हैं मेरे आसपास और मेरा हर मूवमेंट, मैं आइज भी ब्लिंक करूंगी तो वो कहीं ट्रेस हो रहा है। फिर 1 घंटे बीतते हैं मेरे ये सारी हालत के बाद तकरीबन। फिर मैंने सोचा कि जब सब बिगड़ ही चुका है, मैं यहाँ तक आ गई थी कि मैं खुद के साथ भी कोई ऐसा कर लेती हूँ, हो जाएगा काम खत्म। इतनी बदनामी, इतनी कैसे, मतलब नहीं सही जा रही थी। कर लेती हूँ खुद के साथ आप ऐसा, मतलब मेरा जो कॉल रखने के बाद पहला प्लान था ना, मेरा दिमाग पहले ही अपनी किचन की ओर जाता है। वहाँ सबसे शार्प नाइफ कौन सी है, मैं ये देख रही होती हूँ। उठाती नहीं हूँ मैं, लेकिन मेरा ध्यान वहाँ गया था कि यही वाली शार्प है। फिर उसके बाद वो ब्रेक होता है। फिर मैं सोचती हूँ कि जो मैंने स्टोरीज़ में हमेशा पढ़ा है, सुसाइड केसेस में या अननोन, मुझे लगता है ना हमेशा आपके मरने की या जीने की वजह होनी चाहिए। अचानक से जो एक्सीडेंट होते हैं ना, वो परिवार को बहुत तोड़ देते हैं। तो मेरा ये जो हमेशा खबरों को पढ़ के थॉट था, तो मुझे लगा मेरे माँ बाप को वजह पता होनी चाहिए ये सब जो है। बाकी जब होगा वेरिफिकेशन होता रहेगा। तो मैंने कागज़ में ये सब लिखा और फिर सोचा कि इस वक्त, क्योंकि फैमिली वाले इस तरह की बातें सुन के पैनिक होते हैं, कौन इस वक्त बैलेंस करेगा। तो मैंने अपने एक रिलेटिव हैं, उनको व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल किया और उन्हें बोला चुप रह के इसे पढ़िएगा, और ये लिखा शॉर्ट में। तो वो थोड़े परेशान हुए, उन्होंने मुझे इशारा करते पूछा किसने लिखा है। फिर मैंने फ़ोन काट दिया, ये सोचते हुए कि लंबी कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं, छोटी नहीं होती। और मैंने फिर से लिखा उन्हें कि फेडेक्स से कॉल आया था, मुंबई पुलिस ऐसे कर रही है, ये नेशनल सीक्रेट है, आपको चुप रहना होगा। ये जैसे उन्होंने पढ़ा, उन्होंने मेरा कॉल काटा और उन्होंने व्हाट्सएप ऑडियो कॉल मुझे किया, क्योंकि नॉर्मल कॉल मैंने उठाया नहीं। और उन्होंने बोला पहली बात तो व्हाट्सएप के कॉल रिकॉर्ड नहीं होते, दूसरा ये सब पूरा एक ट्रैप है, ये क्या कर रही हो तुम, कोई तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, कोई तुम्हें नहीं देख रहा। मैं उन्हें समझाने में लगी पड़ी हूँ, आपको भी जेल हो जाएगी और प्लीज़ आप समझिए, बस मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि उन्होंने वीडियो कॉल में मेरी हालत देख ली थी, तो उन्होंने बोला कोई बेवकूफ़ी मत करना, ना बुरा सोचो, कोई चीज़ नहीं होने जा रही है यहाँ पे। तो लेकिन हाँ, 2 चीज़ें करो जो उन्होंने मुझे बताई कि साइबर क्राइम में पहले तो इन्फॉर्म करो और अपने ऑफिस में इन्फॉर्म करो, क्योंकि हो सकता है ये लोग मिसयूज़ करें इन चीज़ों का। फिर मैंने अपने ऑफिस में अपने एडिटर को कॉल किया और उनको बताया। पहले तो वो हंस रहे थे, उनको लगा मैंने बताया कि फेडेक्स ने मुझे स्कैम करना चाहा। मैंने बताया तो उन्होंने बात समझते समझते समझा कि नहीं, आप, तो उन्होंने बोला नहीं, तुम तो किसी ट्रैप में हो। क्योंकि मैं उनको सब बता रही थी कि सर मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिया, सर आप मेरा ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, मैंने कभी स्मोक भी नहीं किया। मैं सफाई दे रही थी। अक्सर आपने सुना होगा कि फला फला फिल्म एक्टर ने बोटॉक्स लिए हैं, फिलर्स लिए हैं, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स लिए हैं। फिलर्स बेसिकली एक तरह का जेल मटेरियल आप समझ लें। अगर बहुत ज़्यादा फिलर्स हो जाते हैं तो आपका एक फेस स्टिफ हो जाता है। आजकल बहुत कॉमन हो गया है एक स्वोलन फेस अपीयरेंस। ब्रेस्ट इन्हेंसमेंट और ब्रेस्ट इम्प्लांट्स में क्या डिफरेंस होता है? ब्रेस्ट का साइज बढ़ाने का जो प्रोसेस है उसको ब्रेस्ट एनहांसमेंट कह लीजिए।